बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हम स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस के बाद जो कि हमने 4.1 में कवर की थी, अब कुछ कॉमन टाइप ऑफ सीक्वेंसेस पे आ गए हैं। और फर्स्ट वन इज द अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, यानी एपी शॉर्टली लिखा जाता है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, इससे पहले जो है मैंने इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तमाम सीक्वेंसेस की टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहाँ पर जो है वापस अर्थमेटिक सीक्वेंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हुई चलती हूँ कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। ऐसी सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द वन प्रीसीडिंग इट। यदि ऐसी सीक्वेंस जो बनती किस तरह है, जिसकी हर टर्म बनेगी एक खास नंबर को, एक फिक्स्ड नंबर को पिछली वाली टर्म में ऐड करके, ठीक है। और इस तरह की सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी कहते हैं। अच्छा, वो जो खास नंबर है यानी कि डिफरेंस, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्मिनोलॉजी की जुबान में हम उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और जिसको डिनोट किया जाता है डी। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है वो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस अगर आपके पास है तो उसकी पहचान क्या है कि उसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आप देखें तो उनके दरमियान में डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ठीक है। अब एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जरा इस एग्जांपल को देखें तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है 4, यानी और 4 के बाद आ रहा है 7, 7 के बाद आ रहा है 10। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से है, क्या पहचान है इसकी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आपने बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करवाया, लेकिन कंसेक्यूटिव टर्म उठानी है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो साथ साथ हो, ठीक है, यानी पहली और दूसरी हो, या तीसरी चौथी हो, या दूसरी तीसरी हो, यानी बाद वाली टर्म को बिल्कुल उसके पहले वाली टर्म से माइनस करवा के देखें कि डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आया, 7 में से 4 माइनस किया अगेन 3 आया, 10 में से 7 माइनस किया 3 आया, यानी वो फिक्स्ड नंबर यहाँ पर क्या है, 3 है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है। 3 हर टर्म में ऐड होता जाएगा और आगे की टर्म आती जाएगी और इस तरह एक सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह की सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको मैंने मजीद एक्सप्लेनेशन की है इंट्रोडक्टिव वीडियो में, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने ये आपको जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म भी वहां समझाई हुई है। अच्छा, जनरल फॉर्म यानी ए एन या टी एन दोनों नोटेशन है जनरल फॉर्म के लिए। जनरल टर्म किसके बराबर होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है और डी जो है कॉमन डिफरेंस, जैसा कि अभी हमने इस एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को इस एक्सरसाइज में डेफिनेटली रिपीटेडली बार बार यूज किया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो कह रहा है जो टर्म आपको इंडिकेट की गई है क्वेश्चन में वो टर्म फाइंड करें। अब देखें ये सीक्वेंस क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1, 5, 9 और चलती जा रही है। हमें 12वीं टर्म यानी A12 का पता लगाना है, वो कौन सी टर्म होगी। तो सबसे पहले तो ये देखें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसकी क्या पहचान है। मैंने आपसे क्या कहा, आपने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा के देखना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करवा के देखना है। इस तरह आपको डिफरेंस अगर सेम नजर आए तो देखें 5 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो हम क्या डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है। इसका मतलब 1 + 4 5 और 5 + 4 9, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो चलें 12th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें कि आपकी पहली टर्म क्या है जिसको हम ए बोलते हैं, तो पहली टर्म हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। और साथ साथ कॉमन डिफरेंस भी इसी स्टेप में निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा के, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवाएं, या चाहे तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करवाएं, या चाहे तो फोर्थ में से थर्ड को माइनस करवाएं, यानी बाद वाली टर्म में से उसकी एग्जैक्टली पहली वाली टर्म में से माइनस करवा के डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करवा रही हूँ, यानी कि 5 - 1 = 4। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। अच्छा, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है 12th टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 12। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ए एन जनरल टर्म का फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, a + n - 1 इंटू डी। अब क्या करना है हमें, n की जगह हम क्या रखेंगे, 12, क्योंकि हम 12th टर्म फाइंड कर रहे हैं क्वेश्चन में, राइट। तो n की जगह हमने 12 रख दिया। a की क्या वैल्यू है, देखें 1 है, 1 प्लस, और n की जगह क्या रखना है, हमने 12 रखना है क्योंकि अभी हमने यहाँ रखा था, और डिफरेंस क्या है इसका, 4। तो इस तरीके से आफ्टर सॉल्विंग दिस 1
प्लस 12 माइनस 1 क्या हो गया 11 और 11 4 ज़ा 44। इसका मतलब 44 प्लस 1 यानी कि 45 आपकी रिक्वायर्ड जो है 12th टर्म है इस सीक्वेंस की। तो दिस इज द आंसर। ठीक है जी, तो इसी तरह से इसके अब बाकी के पार्ट्स की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट, आई एम राइटिंग द सेकंड पार्ट। चलिए जनाब, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सीक्वेंस मैंने लिख दी है -15, -9, -3 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड करनी है इसकी 10th टर्म यानी कि A10। ठीक है, तो पहली जो टर्म है हमारे पास वो A है जो कि है -15। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने डिफरेंस को चेक करना है। कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को क्या करवाना है, माइनस करवाना है, यानी A2 माइनस A1। चलें, दूसरी टर्म क्या है, माइनस का 9 है और इसको माइनस करवाना है किससे, फर्स्ट टर्म से। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, -15 है। साइंस का ख्याल रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 9 और प्लस का 15 क्या देगा आपको, +6 देगा। इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं कि -15 में जब आपने 6 प्लस किया तो माइनस का 9 आया, ऐसे ही -9 में +6 किया -3 आया, एंड सो ऑन। आपकी जो डिफरेंस सेम होते हुए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी हुई थी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फाइंड करनी है 10th टर्म। तो हमारा n क्या हो गया, 10 हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, चलें अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें A10 फाइंड करना है, यानी कि 10th टर्म फाइंड करनी है। a की वैल्यू क्या है, -15 प्लस n क्या रखना है हमने, 10 रखना है, 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या है हमारे पास, 6 है। ठीक है जी, चलें सिंप्लीफाई करते हैं। -15 सेम रहेगा, 10 माइनस 1 कितना हुआ, 9, और 9 6 ज़ा 54। ठीक है जनाब, सो 54 माइनस 15, 54 माइनस 15 कम्स 39, यानी कि हमारी 10th टर्म इस सीक्वेंस की है 39, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, अब नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड पार्ट। चलिए जनाब, थर्ड पार्ट 2, 6, 10, 14, डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि +4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 ऐड होता जा रहा है और जो है आपके पास सीक्वेंस जनरेट होती जा रही है। यहाँ पे हमें फाइंड करनी है इसकी 7th टर्म। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा ए क्या है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 2 है। ठीक है, और डिफरेंस क्या है हमारे पास, 6 में से 2 को माइनस करवा देते हैं, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4, यानी कि 4 का डिफरेंस आ रहा है। और हमें यहाँ पे कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे 7th टर्म फाइंड करनी है। इसका मतलब है n जो है यहाँ पे 7 है। चलें फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलें, A7 फाइंड करना है, n की जगह 7 सब्सटीट्यूट किया, 7 A7 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है, 4 है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो A7 इक्वल टू 2 प्लस 7 माइनस 1 क्या हो गया, 6, और 6 4 ज़ा 24, यानी सम अप करवा के 24 प्लस 2 आ गया 26। दिस इज द रिक्वायर्ड 7th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। चलिए जनाब, वंस अगेन वन मोर अनदर AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हियर a is equals to -5 means the first term. What about d? d कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा के, यानी कि 4 में से माइनस करवाएंगे किसको, ये ऑलरेडी -5 है तो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ -5। तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 4 प्लस 5 हो गया 9। इसका मतलब -5 में 9 को प्लस किया तो 4 आया, 4 में 9 प्लस किया तो 13 आया, और इस तरह ये सीक्वेंस आगे बन रही है। ठीक है जी, हमें क्या यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे 30th जो है टर्म फाइंड करनी है, यानी कि n जो है यहाँ पे क्या है, 30 है। ठीक है जनाब, फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें 30th टर्म फाइंड करनी है। तो a30 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, -5 प्लस n माइनस 1, n की जगह हमने रखना है 30, क्योंकि 30 है n की वैल्यू, तो 30 माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या है हमारे पास 9 है। चले क्वेश्चन में सिंपली जो है आपने चाहे तो आप कैलकुलेटर डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। 30 माइनस 1 कितना हुआ, 29, और 29 9 ज़ा, सो 29 मल्टीप्लाइड बाय 9 व्हाट कम्स, लेट्स सी, 261 आ रहा है जनाब। तो 261 में से 5 को हमने जब माइनस कर दिया तो वी गेट 256। तो 256 जो है इस सीक्वेंस की रिक्वायर्ड 30th टर्म होगी। राइट,
सो दिस इज पार्ट 4 ऑल्सो डन। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 पर। आई एम राइटिंग द पार्ट 5। चलिए जनाब, पार्ट 5 भी लिख लिया है मैंने। सीक्वेंस है 23, 26, 29 और ये हमें फाइंड करनी है इसकी, इस सीक्वेंस की 14th टर्म। ठीक है जी, N4 14 है। अच्छा, सीक्वेंस का डिफरेंस भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, 3 प्लस हो रहा है। डिफरेंस जो है इसका क्या है, 3 है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टर्म से। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे ए, यानी कि ए हमारे पास क्या है, 23 है। और कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, 26 माइनस 23। जरूरी नहीं है सेकंड में से ही फर्स्ट माइनस, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। कहीं से भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि साथ साथ आने वाली टर्म्स को उठा के माइनस करवा सकते हैं। बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करवाना होता है डिफरेंस चेक करने के लिए। अच्छा, डिफरेंस आ गया 3। इसके बाद हमें n जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, 14, क्योंकि हमें 14 टर्म फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 14th टर्म। तो n की जगह हमने लिख दिया 14। अच्छा, ए हमारे पास क्या है, पहली टर्म है 23 प्लस एन, एन क्या है 14, 14 माइनस 1 इंटू, और डी हमारे पास क्या आया, 3 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं ऑन कैलकुलेटर। 23 प्लस 14 में से 1 गया, 13, 13 थ्रीजा होता है 39। सो 9 ये हो गया 52, राइट? आई थिंक 52 ही हो गया ना। एक मिनट और चेक कर लेते हैं। ना 62 हो, बल्कि 62 हो गया। लेट्स चेक इट ऑन कैलकुलेटर। 39 प्लस 23 हो गया, यस 62 हो गया। तो 62 हमारी रिक्वायर्ड 14th टर्म है इस सीक्वेंस की। जनाब, इट्स ऑल्सो डन। आई थिंक only last part is remaining. Let me write the part 6 of question number 1, the last part. चलिए जनाब, पार्ट 6 इज ऑल्सो रिटेन। 1/3, 1/2, 2/3 और इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रही है। तो वी हैव टू चेक व्हाट इज द 6th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, वी हैव टू फाइंड हियर। ठीक है, तो पहली टर्म ए जो है हमारी क्या है, इसकी 1/3 है। और डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करेंगे तो हम कैसे करेंगे, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करवा के। तो सिंपली जो है मैं कैलकुलेटर पर लिख रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 1/3 ये आ रहा है जनाब 1 ये क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। तो 1/6 जो है इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा, बात इसको भी देख लेते हैं, थर्ड में से सेकंड वाली को भी माइनस करवा के, क्या सेम ही कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान होती है ये। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 में से माइनस किया है मैंने 1 डिवाइडेड बाय 2 को, एंड आई गॉट द सेम डिफरेंस 1/6। मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है। वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन था, लेकिन मैं सिर्फ आपको चेक करने का तरीका भी बता रही हूँ कि पेपर में भी आप कैसे पहचान कर सकते हैं। चलें, यहाँ पे हमें 6th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि n जो है हमारा 6 हो गया। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड करना है A6, राइट? 6th टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह 6 सब्सटीट्यूट करेंगे। a की जगह a की वैल्यू आएगी, दैट इज 1/3 प्लस n की जगह 6, 6 माइनस 1 इंटू डी, और d की क्या वैल्यू आई थी, 1 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 1/6। चलें सिंप्लीफाई करते हैं। 1/3 विल बी सेम, और 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5, और 5 1 जा 5, तो 5/6 हो गया। और जनाब सिंपली मैं कैलकुलेटर यूज करी, वैसे तो सिंपल एलसीएम भी हो सकता है, यहाँ पे आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कैलकुलेटर से। आई गॉट 7/6 एज द 6th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आफ्टर एडिशन। ओके जी, तो 6th टर्म आ गई इसकी 7/6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज रिटन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। शुरू की 5 टर्म्स हमें जो है फाइंड करके दिखानी है। अर्थमेटिक सीक्वेंसेस हमें बताई गई हैं, यानी कि जर्नल टर्म इस वक्त गिवन है। पिछली वाली टर्म में हमने क्या किया था, सीक्वेंस थी और जर्नल टर्म हमने फाइंड की थी। यहाँ जर्नल टर्म है और हमें सीक्वेंस निकालनी है, लेकिन सीक्वेंस की एक लिमिट उन्होंने बता दी कि शुरू की सिर्फ 5 टर्म्स निकाल के दिखानी है। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर n की जगह पे नेचुरल नंबर्स रखते जाने। आपको पता है सीक्वेंस में नेचुरल n का मतलब होता है नेचुरल नंबर ऑलवेज। तो इनपुट हमेशा नेचुरल नंबर जाता है। स्टार्ट फ्रॉम, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, n इज इक्वल टू 1 पे स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म आएगी, क्या आएगी, लेट्स सी। 2, n की जगह क्या रखा, 1, तो 2 अंदर 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही A2 निकालते हैं, तो 2 के साथ अब n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द टर्म्स विल बी सेम, सिर्फ हमने n की जगह पे 1 2 3 4 5 ऐसे रख के दिखाना है। तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 क्या हो गया,
पॉजिटिव 1 हो गया। इसी तरीके से A3 क्या आ गया इसका, लेट्स सी, 2 3 6 और 6 माइनस 3 क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, मैं यहीं पर कंप्लीट कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को। इसी तरीके से A4 पे आते हैं, तो A4 क्या होगा, 2 टाइम्स n की जगह रखेंगे हम 4 और माइनस 3 विल बी सेम, तो 2 4 8 और 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ गया। ऐसे ही लास्ट फिफ्थ टर्म A5 कैसे आएगा, 2 के साथ में n की जगह पे हमने 5 रखना है, तो 2 5 10 एंड 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्या है, इसको हम बना के लिख देते हैं, रिक्वायर्ड AP इज, रिक्वायर्ड AP क्या बनी हमारी, स्टार्ट करेंगे पहली टर्म से, माइनस का 1 1 3 5 और 7, सिर्फ 5 टर्म्स निकालनी थी, तो हम अपने क्वेश्चन को यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। आई होप इट्स वेरी मच easy for you and you are getting each and everything. I'm writing the part 2. चलिए जनाब, नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट, an-2 इक्वल्स टू 3n-5। अच्छा, यहाँ पे nth टर्म नहीं है बल्कि an-2 टर्म है। अब हमें अगर यहाँ पर पहली टर्म लेकर आनी है इस सीक्वेंस की, जो कि जनरल टर्म हमें बताई गई है, तो हम यहाँ पे n की जगह क्या रखें कि ये a1 हो जाए, यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाए। आपको पता है 3 में से अगर 2 में माइनस करवाती हूँ तो 1 आएगा, यानी a1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 से। किससे, पहले तो मैं सीक्वेंस लिखती हूँ an-2 इक्वल्स टू 3n-5। तो मैं कैसे लिखना शुरू कर रही हूँ, मैं n इज इक्वल टू 1 से नहीं करी, क्योंकि 1 माइनस 2 अगर n की जगह पे हम 1 रख देंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, जबकि हमें पहली टर्म्स यानी कि इस सीक्वेंस की लेकर आनी है और शुरू की 5 बतानी है, यानी a1 a2 a3 a4 और a5। तो a1 कैसे बन सकता है, अगर हम n की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। इसका मतलब n की जगह पे अब मैं रख रही हूँ यहाँ पे 3, तो 3 में से 2 माइनस किया तो क्या बन गया, ये a1 बन गया। पूरी सीक्वेंस के अंदर ही रखेंगे, जाहिर है n की जगह जब यहाँ 3 रखा है तो इधर भी 3 ही आएगा। सो 3 3 9 एंड 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। इसका मतलब पहली टर्म इस सीक्वेंस की क्या बनेगी, 4 बनेगी। आगे चलते हैं, अब जाहिर है आगे ही बढ़ेंगे, n इज इक्वल टू 3 के बाद नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यहाँ पे n की जगह जब आप 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 आपको क्या दे देगा, a2 यानी कि सेकेंड टर्म दे देगा। तो 3 के साथ ब्रैकेट में भी अब आपका n इज इक्वल टू 4 ही रखा जाएगा, तो 3 4 12 and 12 minus 5 equals to 7. So this is the second term. Moving forward, n is equals to 5. So 5 minus 2 equals to a3, यानी कि तीसरी टर्म, और ये भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 5 15 and 15 minus 5 equals to 10। ऐसे ही आगे चलते हैं, n is equals to 6 पर, तो a 6 माइनस 2 यानी कि n की जगह आप 6 रखा है तो 6 में से 2 माइनस किया, यानी कि चौथी टर्म आ रही है a4 n की जगह यहाँ पे भी 6 रखेंगे, 3 6 18 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 13। ठीक है जनाब, और अब आखिरी टर्म n इज इक्वल टू 7 पे हम देखेंगे, क्योंकि पांचवी टर्म आ जाएगी यहाँ पे हमें, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू a5। सो 3 7 21 और 21 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगा, 16 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, 4 यानी कि फर्स्ट टर्म, 7 देन 10 फिर 13 एंड देन 16। सिर्फ 5 ही टर्म्स निकालनी थी, तो हमारी सीक्वेंस यहीं स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ओके जी, अब लिख रही हूँ मैं इसी का थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। चलिए जनाब, ये इस थर्ड पार्ट में जो हमारे पास जनरल टर्म है वो ए एन की ही फॉर्म में है, तो सिंपली हम एन की जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे ताकि हमारे पास पांचों टर्म्स आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम a1, ठीक है, a1 से स्टार्ट करते हैं। n की जगह पे मैंने क्या रखा है, 1 रखा है, तो अब जो मेरी सीक्वेंस है उसमें भी n की जगह पे जहां जहां पे भी n होगा वहां वहां पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे मैंने 1 1 रख दिया है। ठीक है जनाब, तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 1 2 प्लस 1 3, यानी कि पहली टर्म आ गई 1/3। ऐसे ही a2 पे आ जाइए, n की जगह रखना है अब हमने 2, तो जाहिर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जहां जहां n है वहां वहां पे अब हम 2 रखेंगे। सो 2 अपॉन व्हाट वी आर गेटिंग इन द डिनोमिनेटर, 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 2/5। अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो तो आपने वो भी करनी है, लेकिन फिलहाल कोई कैंसिलेशन भी नहीं हो रही। ठीक है जी, सो नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 रखने पे क्या आता है, लेट्स सी, 2 3 6 एंड 6 प्लस 1 7, 3/7। और ऐसे ही यहाँ कर लेती हूँ मैं लाइन ड्रॉ करके, a4
ठीक है जी। तो A4 में क्या आ रहा है, n की जगह पे अब हमने 4 रखा है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 प्लस 1, तो 4 अपॉन 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 क्या हो गया, 4 अपॉन 9 हो गया। एंड लास्ट फिफ्थ टर्म 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 5 ज़ा 10 और 10 प्लस 1 क्या हो गया, 11। इसका मतलब है रिक्वायर्ड जो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस जो है वो क्या बन गई आपकी, starts from first term 1 upon 3, 2 upon 5, 3 upon 7, 4 upon 9 और 5 upon 11। शुरू की 5 ही टर्म्स निकालनी थी, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जनाब, और अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए जनाब, पार्ट 4 मैंने लिख लिया है। सीक्वेंस क्या है, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन टाइम्स ए एन माइनस वन, और इस पार्ट में ए वन इन्होंने बताया हुआ है, यानी कि पहली टर्म बताई हुई है, ए वन की वैल्यू है 1, यानी कि हमें बाकी के 4 निकालने हैं, A2 A3 A4 और A5। पहली टर्म बताई हुई है, और ये क्यों बताई है आपको शायद यहाँ देखकर भी नजर आ गया होगा कि n माइनस वन टर्म यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि A1 तो हमें दिया हुआ है, इसलिए अब हम n स्टार्ट करेंगे A2 से, यानी कि n की वैल्यू हम रखेंगे 2। बात समझ में आ रही है? तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले सीक्वेंस लिखती हूँ, ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन टाइम्स ए एन माइनस वन। मैं एन इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1 पे तो इन्होंने वैल्यू पहले ही बता दी है। तो ये क्या बन जाएगा, सीक्वेंस क्या बनेगी, A2 इज इक्वल टू, अच्छा n की जगह हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तब हम जाहिर आगे भी जहां जहां पर n है वहां वहां पे 2 रखेंगे, और इधर भी n की जगह पे हम 2 ही रखेंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 प्लस 1 3, और A2 माइनस वन क्या हो गया, A1। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्वेश्चन में क्यों पहले से उन्होंने A1 की वैल्यू दी हुई थी, क्योंकि यह यहाँ पर आने वाला था। ठीक है, तो 3 टाइम्स A1 की वैल्यू हम क्वेश्चन में से यूटिलाइज करते हैं, विच इज 1, तो 3 1 दा 3। इस तरह से हमारे पास दूसरी टर्म आ गई A2 की 3। ऐसे ही आगे चलते हैं, n इज इक्वल टू 3 पर, तो क्या बनेगा, लेट्स सी नाउ। n की जगह हम 3 रख रहे हैं, तो 3 प्लस 1 टाइम्स a की जगह, a के साथ भी आप सब स्क्रिप्ट में n की जगह पे 3 ही आएगा, तो 3 माइनस 1। सो व्हाट इट बिकम्स 3 प्लस 1 4, एंड a 3 में से 1 माइनस हुआ, A2 बन गया है। A2 की वैल्यू भी हमारे पास पिछले स्टेप में आई थी, अब इसको भी यूटिलाइज करना है इसी स्टेप में हमने। तो A2 की क्या वैल्यू है, 3, ये मैंने A2 की जगह पे 3 इसकी वैल्यू रख दी है। सो 4 3 ज़ा 12, इसकी तीसरी टर्म आ गई है। ऐसे ही आगे चलते हैं A4 पर, तो यहाँ पर भी अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पर 4 रख रहे हैं अब हम। तो 4 प्लस 1 5, और 4 में से 1 माइनस हुआ, तो हमारे पास A3 आ गया। A3 की वैल्यू को भी यूटिलाइज करें पिछले स्टेप में से उठा के, तो 12 5 द 60, वी गेट द फोर्थ टर्म 60 आ गई। और आखिरी पांचवी टर्म A5 n की जगह पे अब हमने क्या रखना है, 5 रखना है, तो 5 प्लस 1 और A5 माइनस 1, 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया, और 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4 आ गया। इसका मतलब है A4 की वैल्यू जरा यहाँ से उठा लें, 60 वैल्यू आई थी हमारे पास, तो 60 बाय 6 हो गया 360। मीन्स आपकी जो रिक्वायर्ड जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है कुछ इस तरह से। फर्स्ट टर्म क्या थी, 3, फिर 12, देन 60, फिर 360। अच्छा, एक टर्म में फर्स्ट वाली लिखना भूल गई यहाँ पर, रिक्वायर्ड ये 1, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म तो क्वेश्चन में लिखी थी ना, तो वो भी हमने इसी सीक्वेंस से बना के दिखानी है, हमने तो बाकी के 4 फाइंड की हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जनाब, सो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है हमारे पास पार्ट 5 भी है, तो पार्ट 5 लिख लेते हैं। चलिए जी, पार्ट 5 लिख लिया है, ए एन माइनस वन इक्वल्स टू n प्लस टू, ये है सीक्वेंस। थोड़ी सी असेंबलिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ए एन की वैल्यू चाहिए, तो हम इस वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं, तो ये माइनस की है राइट साइड पे जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी, यानी कि साइन सिर्फ यहाँ से चेंज होगी, तो ये प्लस की बन गई है। बाकी इस तरफ पहले से और क्या है, यहाँ पर n प्लस टू भी है। ठीक है जी, तो ये मैंने थोड़ी सी असेंबलिंग की है। स्टार्ट करना है हमने, फर्स्ट टर्म इन्होंने क्वेश्चन में पहले बता दिए, ऑफकोर्स हम n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, ताकि दूसरी टर्म आया हमारे पास। तो n इज इक्वल टू 2 पर ये क्या बन जाएगी, लेट्स सी। A2 इक्वल टू A, n की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 माइनस 1, प्लस यहाँ पे भी n की जगह हम क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे। तो देखें A2 माइनस 1 क्या बन गया, 2 में से बन गया 1, यानी कि A1 हो गया। A1 प्लस और 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। A1 की वैल्यू क्वेश्चन में है, यस, इसीलिए ये बता दी गई थी हमें पहले ही, तो 2 हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी है, और 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, यानी कि A2 की वैल्यू आ गई 6। अब आगे चलते हैं n इज इक्वल टू 3 पर, इसी तरीके से, तो A3 इक्वल टू
ए 3 की जगह n की जगह पे अब हमने क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 माइनस 1 हो गया, प्लस यहाँ पे भी n की जगह हमने रखना है 3 और प्लस 2 सेम रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 माइनस 1 कितना हुआ, A2 हो गया। A2 और प्लस 5 हो गया। A2 की वैल्यू पिछले स्टेप में आई थी, वहां से उठा लें, दैट इज 6। और तो 6 प्लस 5 कितना हो गया, 6 प्लस 5 हो गया 11। सो दिस इज द थर्ड टर्म। ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 पे आते हैं, तो A4 इक्वल टू, देखें अब A4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस n की जगह पे भी 4 आ गया, 4 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइनस 1 क्या हो गया, A3 हो गया। A3 प्लस और 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6 हो गया। A3 की वैल्यू पिछले स्टेप में क्या आई थी, 11। तो 11 और प्लस 6 कितना हुआ, 17 आ गया। सो वी गॉट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म आ गई है। अब बारी है लास्ट फिफ्थ टर्म की, यानी कि n इज इक्वल टू 5 पे आने की। तो A5 इक्वल्स टू A5 माइनस 1 प्लस n की जगह पे 5, तो 5 प्लस 2, A5 माइनस 1 कितना हुआ, A4 हो गया, और ये हो गया 4, 5 प्लस 2 7। तो A4 की वैल्यू आई है यहाँ पे 17, और 17 प्लस 7 कितना हो गया, ये हो गया 24 हो गया, राइट। तो इसका मतलब है जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है हमारे पास, अब मैं शॉर्टली लिख रही हूँ, रिक्वायर्ड सीक्वेंस हमारे पास फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है। डोंट फॉरगेट क्वेश्चन में बताई हुई थी पहली टर्म 2 के बाद हमने फाइंड किया था 6, 11, 17 और 24। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीक्वेंस। चले जी, लास्ट पार्ट है अब इस क्वेश्चन का, पार्ट 6। चलिए जनाब, पार्ट 6 क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग तरीका है बताने का, लेकिन चीजें वही हैं। ये कह रहा है a इक्वल टू 5, यानी इन्होंने फर्स्ट टर्म बता दिया हमें 5 है, और कह रहे हैं बाकी के अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि 3 साथ साथ आने वाली टर्म्स हैं सीक्वेंस के अंदर 23, 26, 29। अब ये क्यों बताई गई है, ये इसलिए बताई गई है ताकि हम इसमें से अपना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है निकाल लें, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नजर भी आ रहा है हमें तो हमारे पास, और हमें सीक्वेंस में फाइंड क्या करनी है, शुरू की 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहली टर्म तो जनाब ये हो गई है, जो कि हमारे पास A1 है। ऑफ कोर्स वो A ही होता है पहला टर्म, तो ये तो इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया, ऐसा ही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में हमारे पास जो है कॉमन डिफरेंस भी बताया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हम, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स है ये, तो हम डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को माइनस करवाएंगे, यानी कि 26 में से 23 को माइनस करवाएंगे, तो डिफरेंस वैसे भी नजर आ रहा है कि 3 है। तो पहली टर्म आ गई है जो कि हमें क्वेश्चन में ही बताई थी 5। दूसरी टर्म फाइंड करना है अब हमें A2। तो A2 कैसे आ सकती है, ये जो हमारे पास 5 आया था, यानी कि जो पहली टर्म आई थी, पहली टर्म में हमने क्या करना होता है, डिफरेंस को ऐड करवाना होता है, ऐसे ही बनती है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास पहली टर्म क्या थी, 5 में अगर हम ये डिफरेंस ऐड करेंगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी 8। ऐसे ही आगे चलते हैं, तो A3 में हम क्या करेंगे, A3 में हमारे पास जो पीछे A2 आ गया है, यानी कि A2 की जो भी वैल्यू आई है उसमें दोबारा से डिफरेंस को ऐड करवा देंगे, तो A2 हमारे पास 8 आया। 8 में हम दोबारा ये डिफरेंस ऐड करवा देंगे, तो 8 प्लस 3 11। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे ही बनती है। इसकी डेफिनेशन जैसे कि मैंने कहा था, पिछली टर्म में डिफरेंस ऐड होता जाता है, तो तीसरी टर्म भी आ गई। ऐसे ही इसको ऊपर कर लेते हैं, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी निकाल लेते हैं। तो A4 क्या आएगा, लेट्स सी। A4 कैसे आएगी, A3 यानी कि पिछली टर्म में दोबारा से हम उस डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी कि 11 जो हमारे पास A3 है, डिफरेंस हमारे पास 3 का आ रहा है, तो 11 प्लस 3 कितना हो गया, 14, यानी कि चौथी टर्म भी आ गई। और लास्टली हमारे पास A5 कैसे आएगी, A4 में अब हम अपने डिफरेंस को ऐड करवा देंगे। तो पिछली A4 टर्म क्या थी, 14 में दोबारा से वही डिफरेंस ऐड होगा, तो 17 आ गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस है आपके पास, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, पहली टर्म क्या थी, जो आपकी A1 थी वो 5 थी। 5 के बाद आपने दूसरी टर्म निकाली 8, फिर 11, देन 14, देन 17। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड, और सिर्फ यही इसके पार्ट्स थे। अब मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। इफ an-3 इज इक्वल टू 2n-5, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये कह रहा है an-3 इन्होंने बताया हुआ है, और इस सीक्वेंस की nth टर्म आप फाइंड करके दिखाएं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं। एक दोनों मेथड में आपको समझाऊंगी, आपको जो आसान लगे आप उस मेथड के जरिए से इसको सॉल्व कर सकते हैं पेपर्स में, अगर ये सवाल आता है। ठीक है जी, एक तो वही रिवायती तरीका जो अभी हम इतनी देर से ट्रेडिशनल वे में हम करते हुए आ रहे हैं। an-3 हमारे पास है, अगर मुझे
आपको पता है nth टर्म फाइंड करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होती है फर्स्ट टर्म a की वैल्यू और दूसरा कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू। दो चीजें अगर मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ आराम से निकल सकती है। देखिए सीक्वेंस क्या है, a n-3 इक्वल टू 2n-5, ये मेरे पास सीक्वेंस है। पहली टर्म निकालने के लिए मैं n की जगह क्या रखूंगी, यहाँ पे 4 रखूंगी ताकि 4 में से 3 माइनस होके a1 आ जाए, यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं n इज इक्वल टू 4 पुट कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, n की जगह पे 4 रखा, 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 क्या हो गया, a1 हो गया, यानी कि पहली टर्म आ रही है। अब जरा इक्वेशन में देखें तो n की जगह पे जहां पर भी n है वहां पे हमने क्या रखना है, हमने रखना है 4। तो 2 4 जा 8 और 8 माइनस 5 क्या आ गया, 8 माइनस 5 हो गया 3। ये तो मेरे पास पहली टर्म भी आ गई। ठीक है जी, इस पहली टर्म को के बाद जो है इसी को हम a बोलते हैं, ऐसा ही है ना, फर्स्ट टर्म और a एक ही बात है, a1 या a बोले आप। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक और टर्म निकाल लेती हूँ बाद की, a1 के बाद a2 भी निकाल लेती हूँ, दोनों को माइनस करवा दूंगी तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी कि n इज इक्वल टू 4 के बाद a2 निकालने के लिए हमें n की जगह अब क्या रखना होगा, हमें 5 रखना होगा कि 5 माइनस 3 जो है 2 हो जाए, यानी कि दूसरी टर्म भी आ जाए। तो n इज इक्वल टू 5 पर देखते हैं अब इसको। सो 5 माइनस 3 जो कि a2 के बराबर होगा, तो 2 टाइम्स n की जगह पे हमने क्या रखा है, हमने 5 रखा है। तो 2 5 जा 10 और 10 माइनस 5 क्या हो गया, 5 हो गया, यानी a2 आपकी दूसरी टर्म आ गई, a2 जो है 5 आ गई। ठीक है जी, a1 a2 दोनों आ गया। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करवाना होता है। तो दूसरी टर्म क्या आई है 5 और पहली टर्म क्या थी 3। इसका मतलब डिफरेंस कितना बना, डिफरेंस बना 2 का। अब आ जाते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जर्नल फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। हमें nth टर्म ही निकालनी थी, ए की जगह हम क्या रखेंगे, पहली टर्म क्या है 3, प्लस एन सेम ही रहेगा, nth टर्म ही निकल रही है, और डी की जगह हमने क्या रखना है, डी हमारे पास क्या आया है 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3 प्लस 5 टाइम्स एन माइनस 5 वन जा 5। तो ये क्या बन गया जनाब, ये बन गया, पहले 5n लिख लेते हैं और 3 में से 5 को माइनस किया तो 2। ये आ गई आपकी nth टर्म, क्या आई है 5n माइनस 2। अच्छा, ये तो आ गई है इस मेथड से। अब जैसे कि मैंने कहा इसी क्वेश्चन को करने के और भी मेथड है। ठीक है, तो अब मैं दूसरा मेथड बताती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर ना हमसे गलती हुई है, डी की वैल्यू मैंने यहाँ से गलत लिख दी, मैंने गलती से a2 उठा लिया। डी की वैल्यू तो हमारे पास जनाब ये आई थी ना 2, तो इसको जरा चेंजेस कर लें, ये छोटी सी एक मिस्टेक, अच्छा वो यही देख लिया। तो जब 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 2 है तो ये भी 2n हो जाएगा और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है 2n और 3 में से 2 माइनस किया तो 1, यानी कि 2n माइनस 1 आपकी nth टर्म आ रही है। अच्छा, ये इस मेथड से आइए, अब आते हैं जरा इसके दूसरे मेथड पर। 3 में से 2 माइनस किया तो पॉजिटिव 1 आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा, तो 2n प्लस 1 जो इसकी nth टर्म बन रही है। अब आ जाए इसके मेथड 2 पे, जैसा कि मैंने कहा था इसका एक और मेथड भी है। चले पहले स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो सीक्वेंस थी वो थी an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5। अब देखें यहाँ पर जो है मैंने a की वैल्यू फाइंड करी, फिर डिफरेंस निकाला और फिर nth टर्म निकाली। अगर ये मेथड आपको जो हम करते हुए आ रहे हैं यही आसान लगता है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी है यहाँ पे, अगर मुझे इसको n बनाना है, n माइनस 3 की जगह मैं चाहती हूँ ये n बन जाए, तो n की जगह पे मैं क्या वैल्यू रख सकती हूँ, मैं रख सकती हूँ n प्लस 3। n प्लस 3 रखेंगे तो प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इस n प्लस 3 को आपने लेफ्ट साइड पे भी रखना है, और जाहिर है इक्वेशन है तो जहां जहां पे n है वहां पे राइट साइड पे भी रखना होगा। तो n इज इक्वल टू n प्लस 3 जरा पुट करके देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इस n की जगह पे हम क्या रखेंगे, हमने क्या डिसाइड किया है n प्लस 3 रखेंगे, और बाहर पर ऑलरेडी एक माइनस 3 भी हैगा। इक्वल टू राइट साइड पे आ जाए, 2 टाइम्स n की जगह पे हमने क्या डिसाइड किया है, n प्लस 3 रखने के, और ये माइनस 5 सेम रहा। देखें भाई, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे सिर्फ an इक्वल टू, और राइट साइड देखें तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2n प्लस 2 3 जा 6 और 6 माइनस 5 जो है क्या आ गया, पॉजिटिव 1। इसका मतलब है ये भी एक तरीकेकार है nth टर्म निकालने का, यानी कि an बनाने के लिए आपने n की जगह कुछ रिप्लेसमेंट की है, कुछ इसका सब्स्टिट्यूट रखा है। तो इस तरह से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, जो तरीका आपको आसान लगे यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, अब मैं आ रही क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये कह रहा है इस सीक्वेंस की
20वीं टर्म फाइंड करें। अब देखिए क्वेश्चन में वैसे तो हमें पता है कि हम अर्थमेटिक सीक्वेंस वाले सवाल कर रहे हैं, तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी, लेकिन अगर पेपर में ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन आ जाए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज का सवाल है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने की, वो क्या बताई थी, डिफरेंस चेक करना जरूरी है। तो क्योंकि इस सवाल में मेंशन नहीं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम पहले डिफरेंस को चेक कर लेते हैं कि क्या वो इसमें सेम जा रहा है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, तो हम आएंगे उसके मेथड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए जो कि 1 है। डिफरेंस चेक करते हैं, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करवा लें, या तीसरी में से दूसरी को माइनस करवा लें। अगर सेम जा रहा है तो यस, दिस इज द एपी अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, A2 में से A1 माइनस करवा रही हूँ, तो A2 क्या है, दूसरी टर्म क्या है, 2 माइनस एक्स है। तो 2 माइनस एक्स में से माइनस कर रहे हैं हम फर्स्ट टर्म को जो कि है 1। तो 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंस आया। दोबारा से चेक करते हैं डिफरेंस को, तीसरी में से दूसरी टर्म को माइनस करवाते हैं, यानी A3 में से A2 को माइनस करवा रहे हैं। अब A3 देखें क्या है, 3 माइनस 2x, ये A3 हो गया, माइनस करवा रहे हैं दूसरी टर्म को, दूसरी टर्म क्या है, 2 माइनस एक्स। ब्रैकेट खोलते हैं, 3 माइनस 2x, माइनस की साइन से खोलेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 क्या आ गया, 1 आ गया, और माइनस का 2x और प्लस का x आ गया, माइनस का x। जनाब देखें, ये इसका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम जा रहा है, इसका मतलब है जी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है कौन सी टर्म, 20th टर्म। ठीक है, A20 हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला याद है, अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन क्या है यहाँ पे हमारा 20, क्योंकि हम 20वीं टर्म ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। A20 इज इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1, प्लस एन की जगह हमने क्या रखना है, 20 माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या आया है हमारे पास, 1 माइनस एक्स आया है डिफरेंस। चलें सिंप्लीफाई करते हैं, इट 1 विल बी सेम 20 मल्टीप्लाइड, अच्छा एक मिनट, 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19 हो गया ना। तो 19 जो है 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहीं पर कर लेती हूँ मैं, 19 वन दा 19 माइनस, और 19 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 19 एक्स बन जाएगा। इसका मतलब 20th टर्म क्या आ गई, 20 माइनस 19 एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड 20th टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक सीक्वेंस। आई थिंक इट इज वेरी मच इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है अगर आप अच्छे से अपने सबसे पहले बेस को अच्छा कर लेते हैं तो। इसके लिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से इसको समझनी होगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 21st टर्म। हमें फाइंड करनी है 21वीं टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसमें इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो ये बताया है कि जो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं उसकी 6th टर्म है 11, ठीक है जनाब, और 15th टर्म होगी 47। ये दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इसको यूटिलाइज करते हुए हमें निकालनी है अपनी 21st टर्म, यानी कि 21वीं टर्म फाइंड करनी है। आपको पता है टर्म कोई भी फाइंड करनी है उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी चीजों की होती है, दो चीजों की, एक फर्स्ट टर्म यानी कि ए का पता चल जाए, और एक कॉमन डिफरेंस डी का पता चल जाए। तो हम इन इन्फॉर्मेशन को जो हमें दी गई है, दोनों इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए ए और डी की तलाश सबसे पहले करेंगे, फिर आएंगे हम अपने ए 21st टर्म पे, यानी कि 21वीं टर्म पर आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट क्या है, ए को ढूंढना और डी को ढूंढना। वो कैसे आएगा, वो कैसे आ सकता है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें A6 हमें दी हुई है, राइट, यानी कि हमें 6th टर्म बताई हुई है जो कि 11 बताई हुई है, और एक बताया 15th टर्म बताई है, यानी कि A15 47। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं, और हमें ढूंढनी है A21 फर्स्ट टर्म, 21st टर्म। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका डेटा। अब देखें आप, सबसे पहले अगर मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखती हूँ जो ए पी का है, वो क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, हमारे पास इंफॉर्मेशन के मुताबिक n 6 पर एक वैल्यू है, यानी कि n 6 पर, a 6 पर है, तो अगर n की जगह हम 6 लिख दें तो a पता ही नहीं है, प्लस n की जगह हम लिख सकते हैं 6, 6 माइनस 1, क्योंकि हमने यहाँ पे भी 6 लिखा है, तो यहाँ पे भी n की जगह 6 लिखेंगे, और d का भी मालूम नहीं है। a6 की वैल्यू क्या है, 11, तो आप यूटिलाइज करें इसको, 11 इज इक्वल टू a प्लस 6 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 5d। a प्लस 5d इज इक्वल टू 11, इसको आप अभी इक्वेशन 1 बना के छोड़ दें। ऐसे ही आगे चलते हैं इसी इंफॉर्मेशन पे। अब एन ए, ये जो आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, हमारे पास A15 भी दिया हुआ था,
तो अगर हम देखें कि हमारे पास वापस में फॉर्मूला लिख रही हूँ, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं ए 15 पे बना रही हूँ, ठीक है जी। एन जो है हमारे पास 15 पे एक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो ए 15 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह क्या लिखा है 15 माइनस वन इंटू डी। 15 माइनस वन इंटू डी, ए 15 की वैल्यू आप क्वेश्चन में से यूज करेंगे, 47 वैल्यू दी गई है तो 47 यूज कर लिया। ए प्लस 15 माइनस वन क्या हो गया 14 डी। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी। अब देखें इन दोनों की मदद से, ये सिंपल इक्वेशंस हैं, दोनों की मदद से ए की वैल्यू और डी की वैल्यू बहुत आसानी के साथ आ सकती है। सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं करवाती हूँ इन दोनों को माइनस। ए और ए दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर हम माइनस करवा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और सबसे पहली वैल्यू डी की आ जाएगी। और जब डी की वैल्यू आ जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, 1 में या 2 में, उससे आपको ए का भी पता चल जाएगा। यानी कि मैं सब्ट्रैक्ट करवा रही हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है अभी कंटिन्यू है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ सबसे पहले, तो सामने सबसे पहले ये क्या है 11 इक्वल टू ए प्लस 5 डी, और नीचे क्या है 47 इक्वल टू ए प्लस 14 डी। माइनस करवाने के लिए आपको पता है साइंस जो है नीचे वाली एक्सप्रेशन की चेंज होती है, तो 11 माइनस 47 ये क्या आ गया, माइनस का 36 आ गया, माइनस का 36 इक्वल टू, देखिए ए पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, बाकी 5 माइनस 14 क्या आ गया, माइनस का 9 डी आ गया। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस साइंस कैंसिल हो जाएंगी, और क्योंकि हमें डी फाइंड करना है तो डी को यहीं रखेंगे, 9 को ले जाएंगे डिवाइड में 36 के, सो 9 1 द 9, 9 4 द 36। इसका मतलब है डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। जब डी पता चल गया है तो डी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी जहां आपका दिल करता है वहां इंसर्ट कर दे किसी भी एक इक्वेशन में, वहां से आपको ए का भी पता चल जाएगा। तो मैं इसको पुट कर रही हूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 11 इज इक्वल टू ए प्लस 5 डी। 11 इक्वल टू ए प्लस 5। अब डी की जगह क्या करना है, डी की वैल्यू पुट करनी है, और डी की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 11 इक्वल टू ए प्लस 5 4 द 20। इसका मतलब है अगर मैं ए निकालना चाहती हूँ तो 20 कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा 11 के पास, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस 9। तो जनाब ये आपको ए भी पता चल गया और डी भी पता चल गया। ए और डी आ चुके हैं, अब आप अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं जिसमें आपको फाइंड क्या करना था, ए 21 यानी कि 21वीं टर्म फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले काम क्या होगा, वापस से अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सी टर्म फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, देखिए इधर वापस से हमें 21st टर्म निकालनी थी, यानी कि एन जो है हमारे पास अब 21 हो जाएगा। तो ए 21 इक्वल टू ए की वैल्यू अभी अभी हमारे पास क्वेश्चन में आई है, इसको मैं नीचे रख लेती हूँ जी। तो ए की वैल्यू हमारे पास अभी अभी क्वेश्चन में क्या है, अभी हमने सॉल्यूशन में क्या निकाली है -9। तो -9 प्लस एन की जगह हमने क्या रखना है 21 रखना है, 21 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू भी आई है 4। इसका मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट वी गेट, लेट्स सी, 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 एंड 20 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 80। सो 80 माइनस 9 इक्वल टू 71। इसका मतलब 21st टर्म आ गई 71 of the given data, ठीक है जी। so this is the required answer, A21 is equal to 71. so question number 5 is also completed. now I am writing question number 6. चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इसके 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले मैंने लिखा है, बहुत सिंपल सवाल है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75। यानी एक सीक्वेंस बताई हुई है, ये कह रहे हैं 75 कौन से नंबर पे आएगा वो बता दें, ठीक है। सीक्वेंस अगर ये कंटिन्यू चलती रहे तो 75 अगर एक इस सीक्वेंस का नंबर होगा तो वो कौन सी टर्म पे आएगा, उसका नंबर क्या होगा, ठीक है ना। जैसे ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म हो सकता है 50वीं टर्म पे जाके हमारे पास 75 आए, तो ये चीज़ आपको बतानी है। सिंपल सा सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या क्या सबसे पहले डेटा है वो हम देखते हैं। तो ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस का 15 है,
डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से माइनस करवा के, यानी कि माइनस के 9 को मैं माइनस करवाऊंगी किसमें से, माइनस के 15 से। माइनस माइनस हुआ प्लस, और माइनस का 9 और प्लस का 15 देगा पॉजिटिव 6। और यही आपको नजर आ रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव 6 का जा रहा है। अच्छा, हमें यहाँ पे ये समझ लें, आपको nth टर्म हमें दी हुई है an, जो कि कितनी है 75। nth टर्म क्या है 75 है, और हमें यहाँ पे मालूम करना है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कौन से तादाद पे वो जाके आएगा, वो n क्या है। चले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको पता भी है, बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे हैं हम। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि 75 हमें रखना है, यानी nth टर्म का पता है, लेकिन वो टर्म कौन सी है वो नहीं पता। तो 75 इक्वल टू ए की क्या वैल्यू है -15 प्लस n मालूम ही नहीं है, और d का पता है दैट इज 6। सिंपल इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कर लें। 75 माइनस का 15 है, इस तरफ ले आएंगे, प्लस का 15 बन जाएगा, और इधर मल्टीप्लीकेशन होगी तो 6n और माइनस 6 वन जा 6। 75 प्लस 15 कितना हो गया, इट बिकम्स 90। अच्छा, ये माइनस का 6 है ना, तो माइनस का 6 को भी इधर ले आए, प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 6n। so it becomes 96 equal to 6n, right? और अगर मैं इसको यहाँ पर ही सिंप्लीफाई करूँ तो n इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको 3 के टेबल से, या अगर 3 के टेबल से नहीं 6 के टेबल से डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 वन जा 6, देखें 6 वन जा 6 और 6 6 जा 36, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 16, यानी कि 16वीं टर्म पे इस सीक्वेंस को अगर हम कंटिन्यू चलाएं तो 16वीं टर्म पे जाके आपके पास 75 आएगा। सो दिस इज द 16th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है जी, पार्ट ए इज डन। सिमिलरली वी विल डू द पार्ट बी एंड सी ऑल्सो। आई एम राइटिंग पार्ट बी। चलिए जनाब, पार्ट बी बिल्कुल वही पैटर्न का सवाल है, इसमें भी यही सवाल है। एक सीक्वेंस आपको दी गई है, ये कह रहे हैं बताएं कि -85 कौन सी टर्म पे जाके आएगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं वंस अगेन विद द डेटा ऑफ, सॉरी मैंने ब्लैक मार्कर ले लिया, जी, विद द डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या क्या फाइंड करना है। सो हेयर हमारी जो पहली टर्म है यानी कि ए, ये है 5, राइट। कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट टर्म को, तो 2 माइनस 5 क्या आ रहा है -3, ये कॉमन डिफरेंस हो गया। nth टर्म हमें बता दी है जो कि हमें ढूंढनी है, माइनस का 85, कौन से नंबर पे जाके वो आएगी, वी हैव टू फाइंड दैट, व्हाट इज n हियर। सो राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिंस an is equals to a plus n minus 1 into d. Now substitute the values here. What is an? We have here an minus 85 equals to what is a? A is 5 plus we don't know the value of n, so n जो है हमारा as it is ही जाएगा, and the value of d is -3. Let's simplify. 5 जो है पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, so it becomes negative. So 85 के साथ में 5 भी आ रहा है, it will become माइनस, और मल्टीप्लीकेशन जो है यहाँ पे होगी माइनस की 3 के ब्रैकेट के साथ में, सो इट विल बिकम -3n एंड माइनस माइनस +3। सो -85 और माइनस का 5 ये कितना हुआ, ये हो गया माइनस का 90, एंड दिस +3 ये भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 90 के पास तो -3 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका जस्ट रहा माइनस का 3n। ओके, सो -90 एंड -3 इट इज -93, राइट। और इधर आपका माइनस का 3n है, माइनस से माइनस को किया हमने कैंसिल बोथ साइड्स पे, और अब हमारा जो 93 है, ये जो 3 है आपको पता है n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 कहाँ जाएगा, 93 के डिवाइड में जाएगा, तो 3 वन जा 3, 3 3 9, 3 वन जा 3, दैट मीन्स n जो है क्या आ रहा है 31। इसका मतलब 31st टर्म जो है हमारे पास, उस पर ये माइनस का 85 आएगा इस सीक्वेंस में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now moving towards the C part of this same question, I'm writing the question. चलिए जी, पार्ट सी, which term of the sequence, once again we have another sequence -2 4 10, और ये कह रहा है 148 जो है इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे जाके आएगा। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, सो वी विल फॉलो द सेम पैटर्न। हमारी सॉरी फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे माइनस का 2 है, ये मैंने गलती से लिख दिया, लेट मी इरेज इट। सो -2 वी हैव द फर्स्ट टर्म, आई एम राइटिंग -2, ठीक है, कॉमा, और डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को यानी कि माइनस के 2 को माइनस करवा के आएगा, माइनस माइनस प्लस, सो 4 + 2 इज इक्वल टू 6।
और यहाँ पे हमें जो nth टर्म बताई हुई है वो है 148 और हमें फाइंड करना है कि वो किस नंबर पे जाके आएगी, यानी कि n क्या होगा। So writing the formula of arithmetic progression, an is equals to a plus n minus 1 into d. An is equals to 148 or what is a? A is minus 2 plus we don't know the value of n and here what is the value of d? d की value है 6. सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 2 लेफ्ट साइड जाएगा so it will become positive 2 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं इस ब्रैकेट से so it will become 6n minus 6 1 6, right? So 140 to 8 plus 2 is it's 150 and 150 और ये वाला जो minus 6 है इसको भी हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये साइन चेंज कर लेगा and will become positive 6. यहाँ रहा बाकी आपका 6n, so 150 plus 6 क्या बन गया 156 equals to 6n और जब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो यू नो कि ये 6 जो है डिवाइड में चला जाएगा और इसको भी अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, राइट? सो 26 जो है हमारे पास n की वैल्यू आ रही है, n इज इक्वल टू 26 यानी कि 26 टर्म पे जाके हमारे पास 148 आएगा इस सीक्वेंस में। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जनाब, क्वेश्चन नंबर जो है 6 हमारे कंप्लीट हो गए, इसके 3 ही पार्ट्स थे। नाउ आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 7। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो रिटन, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब एक और सीक्वेंस है, अब इस सीक्वेंस को देख के परेशान नहीं होना कि ये कोई और टाइप की सीक्वेंस आ गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पैटर्न को थोड़ा सा कीनली अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि इसकी nth टर्म फाइंड करने के लिए पहले तो इसकी पहचान दरकार है कि ये कौन सी टाइप की सीक्वेंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ कि ये अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, हार्मोनिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि डिवाइड में सबके 7 भी आ रहा है और जो होल स्क्वायर है वो भी सबके साथ चल रहा है। इसका मतलब जो आप nth टर्म निकालेंगे इसकी, उसमें भी डिवाइड में 7 होगा और होल स्क्वायर भी होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस सीक्वेंस के सिर्फ जो नंबर्स में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ना सीक्वेंस के, वो उठा के लिख लेते हैं। यानी कि हम सिर्फ लिख लेते हैं कि 6 11 16 और ये वाली सीक्वेंस ले लेते हैं, यानी इसकी हम nth टर्म निकालेंगे। बाकी फाइनली जब आप जाएंगे तो जो आपकी nth टर्म होगी उसमें हम डिवाइड में जो है 7 भी लगा देंगे और होल स्क्वायर भी लगा देंगे क्योंकि वो हर टर्म में सेम ही आ रहा है। यानी कि हमारा टारगेट अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं अपना, तो इस जो है सीक्वेंस के अंदर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 6 है और कॉमन डिफरेंस भी आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16। तो कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 11 माइनस 6 इक्वल टू 5। ठीक है जनाब, तो राइटिंग द nth टर्म फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ए एन जो है हमारा ऐसे ही रहेगा, ए की वैल्यू आ गई 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और डी क्या है हमारे पास 5 है। तो ए एन इज इक्वल टू 6 प्लस 5 एन माइनस 5 1 5, यानी 6 माइनस 5 क्या हो गया 1 हो गया। तो पहले 5n लिख लेते हैं, 5n और 6 माइनस 5 क्या हो गया पॉजिटिव 1 आ गया। अच्छा, ये जो nth टर्म आई है वो सिर्फ इस सीक्वेंस की आई है, लेकिन जो रिक्वायर्ड आपके पास सीक्वेंस है उसकी nth टर्म क्या बनेगी, अब लिखते हैं हम यहाँ पे रिक्वायर्ड nth term of the sequence, required nth term of the given sequence, क्योंकि हम इसकी बताएंगे, ठीक है ना, जो हमारे पास सवाल में मौजूद थी। given sequence is क्या बनेगी, ए एन इक्वल टू, हमें क्या करना है 6 11 16 वाली जो सीक्वेंस चल रही है उसकी nth टर्म क्या बनाई हमने 5n प्लस 1 बनाई है, डिवाइडेड बाय, जैसा कि मैंने कहा था सबके डिवाइड में 7 है, हम भी nth टर्म पे 7 भी लगाएंगे और सब पर स्क्वायर है तो हम भी nth टर्म पे स्क्वायर लगाएंगे। तो ये वाली जो सीक्वेंस nth टर्म है ये इस गिवन सीक्वेंस की nth टर्म होगी और जो ये हमने फाइंड की थी इस सीक्वेंस में से हमने सिर्फ जो अपने एक सीक्वेंस को सिलेक्ट करके खाली उसका nth टर्म निकालने के लिए जो किया था ये उसकी टर्म है, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड वाली सीक्वेंस है क्वेश्चन की उसकी nth टर्म ये है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। नाउ राइटिंग द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, वी हैव अच्छा इसके 2 पार्ट्स हैं तो पहले पार्ट को ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए बी सी आर द एल्थ एम्थ एंड nth टर्म्स ऑफ एन एपी। कह रहा है ए एल्थ टर्म है, बी एम्थ टर्म है और सी जो है nth टर्म है। तो आप जो है शो दैट, ये वाला स्टेटमेंट जो है हमें प्रूफ करके दिखाना है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 के बराबर आएगा।
ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखें, अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं nth टर्म का, कैसे लिखते हैं हम, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिखते हैं जनरल टर्म ए पी के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन में एल्थ, एम्थ और nth टर्म है, तो सबसे पहले मैं टी एल लिखती हूँ। ठीक है, टी एल किसके बराबर होगा, टी एल एन की जगह पे, क्योंकि हम एल टर्म की बात कर रहे हैं तो एन की जगह पे हमने एल लिख दिया। टी एल इज इक्वल टू ए प्लस, अब जब यहाँ एन है तो इसकी जगह हमने एल लिखा है, तो यहाँ भी हम एल ही लिखेंगे, एल माइनस वन इंटू डी। देखें क्वेश्चन में बताया था कि एल्थ टर्म क्या है, हमारे पास ए है, ए इज द एल्थ टर्म, बी इज द एम्थ टर्म एंड सी इज द nth टर्म। तो टी एल जो है हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक की हुई है ए इज इक्वल टू ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। अच्छा, इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 1 बना देते हैं। ऐसे ही आगे चलें तो टी एल के बाद अगर हम mth टर्म भी निकालें, यानी इस फॉर्मूले में n की जगह पे अब मैं लिख रही हूँ क्या, m लिख रही हूँ। सिमिलरली आई एम राइटिंग, सिमिलरली जो अब हमारा टी एम होगा वो टी एम कैसे निकल के आएगा, टी एम भी एन की जगह पे अब मैंने क्या रखा है, एम रखा है, तो जहां पे एन की जगह एम रखा है इधर भी एन की जगह पे एम आ जाएगा। इसका मतलब है टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही होगा, एम की जगह पे एम आ गया। ठीक है, अच्छा टी एम क्वेश्चन में क्या बताया था, टी एम किसके बराबर है, बी के बराबर है, बी बोला था कि टी एम टर्म है, तो बी इज इक्वल टू, टी एम की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, बी जो क्वेश्चन में बताई हुई है, b इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। इस इक्वेशन को अभी बना के हम छोड़ देते हैं 2। ऐसे ही अगर हम देखें तीसरा जो टी एन है, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, टी एन, ओके। सो ऐसे ही सिमिलरली हम अगर हम टी एन लिखें तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही रहेगा। अब देखें nth टर्म क्वेश्चन में बताई हुई थी, क्या कहा था, सी, सी जो है nth टर्म है, तो इसका मतलब है अब मैं टी एन की जगह पे इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ जो कि है सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नाउ मेक इट इक्वेशन 3। अब ये जो ए, बी और सी इनकी वैल्यूज आई है ना, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं अपने गिवन इक्वेशन में और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या ये आंसर 0 के बराबर आएगा या नहीं। यानी ए की, बी की और सी की जगह पे अब इसकी जो हमने वैल्यूज निकाली हुई हैं उनको सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है जनाब, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन ए, इसको हम जो है ए का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन ए क्या है, इसको ऐसा करते हैं यहीं पर, वैसे है ना सोल्यूशन में आप इसको एक बार लिख के इसको इक्वेशन ए बना दें, यानी हमें इसको ही प्रूव करना है ना, तो ये मेरा इक्वेशन ए है, तो इस इक्वेशन ए को वापस से लिखते हैं यहाँ पर, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं ताकि आपको दिखे आसानी हो, क्योंकि मैं पेपर ऊपर कर दूंगी। ए टाइम्स एम माइनस एन प्लस बी टाइम्स एन माइनस एल प्लस सी टाइम्स एल माइनस एम इक्वल टू 0। अब जनाब ये है हमारे पास प्रूव करने के लिए इक्वेशन। अब मैं इसमें ए, बी और सी की वैल्यूज को पुट करने जा रही हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू देखें, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी, तो इसको मैं लार्ज ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिख रही हूँ, ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। और अब ये वाला जो ब्रैकेट है एम माइनस एन वाला, वो एज इट इज आ जाएगा, आपको पता है। आगे चलते हैं बी पर, तो बी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखें, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, लार्ज ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिखते हैं, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, लार्ज ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसके बाहर वाला ब्रैकेट है एन माइनस एल, उसको भी एज इट इज मैंने लिख दिया एन माइनस एल प्लस। अब आते हैं सी पर, तो सी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लार्ज ब्रैकेट दोबारा बना रही हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लार्ज ब्रैकेट क्लोज किया। और अब देखें तो नेक्स्ट सी के बाद क्या है, एल माइनस एम, तो ये एल माइनस एम वाला ब्रैकेट भी आ गया, इक्वल टू राइट साइड क्या है 0, हमें 0 के इक्वल करके इसको दिखाना है। ठीक है जी, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसको जरा नीचे रख लेती हूँ। चले सिंप्लीफाई करते हैं, अब हमारा पूरा टारगेट जो है इक्वेशन पे है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखें इसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं, ए के साथ भी इस वाली ब्रैकेट को मैं लिखूंगी और इस वाले ब्रैकेट के साथ भी इसको लिखूंगी, यानी मैं लगा रही हूँ इधर, इट इम्प्लाइज दैट, अच्छा ए के साथ भी m माइनस एन मल्टीप्लाई करेगा, आपको पता है, तो ए के साथ भी लिख दिया मैंने m माइनस एन को, प्लस इस वाले l माइनस वन इंटू डी के साथ भी m माइनस एन आएगा, यानी कि l माइनस वन और m माइनस एन और साथ में ये d, तीनों आ गए, l माइनस वन भी आ गया, m माइनस एन भी आ गया और d भी आ गया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट के साथ हो गई। ऐसे ही अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं,
तो दूसरे ब्रैकेट में भी हमारे पास ए है, ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगा और ये वाली जो टर्म है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएगी। पहले ए के साथ करवाते हैं, ए मल्टीप्लाई करेगा एन माइनस एल को, तो ए के साथ में मैंने लिख दिया एन माइनस एल का ब्रैकेट प्लस अब किसकी बारी है, अब इस m माइनस वन और n माइनस एल की बारी इनकी है, तो m माइनस वन और n माइनस एल इंटू डी। ठीक है जी, डी भी आ गया इसके साथ में। अब प्लस तीसरे वाले ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, तो तीसरे वाले ब्रैकेट में भी a है, a के साथ भी ये l माइनस एम आएगा, सॉरी a के साथ में भी l माइनस एम आ गया और n माइनस वन के साथ भी l माइनस एम आ गया, यानी कि n माइनस वन के साथ भी l माइनस एम आ गया और साथ में यहाँ पे d भी आएगा इक्वल टू 0। अभी देखने में आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गई और मुश्किल सा सवाल है, बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखेंगे फटाफट से जो है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ए वाली ब्रैकेट मेरे पास कौन कौन सी है। मैं ऐसा करती हूँ, एक और मार्कर कलर लेती हूँ ताकि मैं आपको फिर टिक लगा के दिखा सकूँ। देखिए, एक ए वाली टर्म है ये वाली ए माइनस एन वाली, और ए वाली टर्म एक ये वाली एन माइनस एल वाली, और एक और ए वाली टर्म है ये वाली एल माइनस एम वाली। मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका ए कॉमन लूंगी और इन सबको एक ब्रैकेट में कर दूंगी। चलिए जी, तो ए मैंने कॉमन निकाल लिया और अब इसके पास ब्रैकेट्स में क्या क्या रहा, लेट्स सी। फर्स्टली m माइनस एन है, दूसरा जो ए अगर बाहर चला गया तो इसके पास क्या बचेगा, पॉजिटिव n और माइनस का l, तो प्लस का n और माइनस का l आ गया। तीसरे वाले को देखिए मैंने टिक लगाया हुआ है, ए कॉमन निकाल चुके हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, प्लस का l और माइनस का m। बात समझ में आ रही है। अभी मैंने सिर्फ ए वाले कॉमन निकाले थे। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास तीन और ब्रैकेट्स बचते हैं जो कि तीन और टर्म्स हैं डी वाली, तो मैं क्या करूंगी, डी भी इसका कॉमन निकालूंगी और अब मैं इसकी बारी है। अब हमारे पास क्या क्या बचता है, जब देखें डी कॉमन चला गया तो यहाँ पर हमारे पास एक एल माइनस वन और एम माइनस एन वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आया, प्लस देखें दूसरी टर्म थी, इधर भी डी था, तो डी अगर मैं इसमें से बाहर निकाल दूं तो ये क्या बचेगा, एम माइनस वन और एन माइनस एल का ब्रैकेट भी साथ में आएगा, एम माइनस वन और एन माइनस एल का ब्रैकेट मल्टीप्लाई में आएगा, प्लस तीसरी टर्म है इसका भी अगर हम डी बाहर निकाल चुके हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है एन माइनस वन और एल माइनस एम का ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई है आपको। अब देखें मैंने ए को कॉमन निकाल लिया है और डी को कॉमन निकाल लिया है टर्म्स में से। अब निकाल के क्या फायदा मिला, इधर देखें, माइनस का एम प्लस का एम कैंसिल हुआ, माइनस एन प्लस एन कैंसिल हुआ, माइनस एल प्लस एल कैंसिल हुआ। दैट मीन्स योर ए का जो भी अंदर टर्म्स रही वो कुछ भी नहीं है, दैट इज 0, और जो कि 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब बारी है जरा इस वाले ब्रैकेट पे फोकस करने की, डी वाले ब्रैकेट पे। इनमें देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, राइट, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। एल को एम से मल्टीप्लाई करवाया, एल एम आ गया, एल को एन से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस की साइन है तो एल एन आ गया। ऐसे ही माइनस का वन है तो माइनस के वन को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे एम के साथ, माइनस का एम आ जाएगा, और माइनस का वन माइनस के एन से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस प्लस का एन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की हो गई, ऐसे ही अब इन दोनों की भी करवाते हैं। एम को मल्टीप्लाई करवाते हैं एन के साथ तो पॉजिटिव एम एन आएगा, एम को माइनस के एल के साथ तो माइनस का एम एल आ जाएगा। अब माइनस वन की बारी है तो माइनस का वन एन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एन, और माइनस का वन माइनस के एल से होगा तो माइनस माइनस प्लस का एल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। अब जरा बात के लास्ट के दो ब्रैकेट्स को देखें। एन की मल्टीप्लाई करेंगे हम एल के साथ तो प्लस का एन एल आ जाएगा, एन को एम के साथ करेंगे तो माइनस का साइन है, एम एन दोनों आएंगे, माइनस का वन एल से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का एल आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वन एम से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट एम आ जाएगा इक्वल टू 0। अब जैसे कैंसिलेशन यहाँ हो रही थी, देखें क्या इस वाले ब्रैकेट में भी हो रही है, ऑफकोर्स हो रही है। देखें एल एम पॉजिटिव का और नेगेटिव का, माइनस का एल एन है और ऐसे ही आपको प्लस का एल एन भी यहाँ पे ये रहा, माइनस का एम प्लस का एम, प्लस का एन और माइनस का एन। ऐसे देखें एम एन पॉजिटिव है, एम एन नेगेटिव है, पॉजिटिव एल है, नेगेटिव एल है, तमाम के तमाम टर्म्स यहाँ पे वैनिश्ड हो चुकी हैं, और इस तरीके से ये आपके पास लेफ्ट साइड पे सब कुछ खत्म हो गया और इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब यस वी हैव हियर प्रूव द गिवन इक्वेशन के हमारी राइट साइड के बराबर आ गई है। ठीक है जी, इसी पैटर्न पे है अब हमारा इसका भी पार्ट 2। अब मैं इसको स्टार्टिंग से तो बिल्कुल नहीं सॉल्यूशन करूंगी, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन वाले स्टेप से कंटिन्यू करूंगी। लेट मी फर्स्ट राइट द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा जी, देखें मैंने इसका पार्ट 2 लिख लिया है।
इक्वेशन वही थोड़ी चेंज ऑफ कोर्स, इसको प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये राइट साइड के बराबर यानी कि 0 के बराबर आएगी। अच्छा, कंडीशन इसकी वही है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट है, मैं क्वेश्चन 8 को दोबारा सामने रख रही हूँ। क्वेश्चन 8 में क्या कहा था कि ए बी सी जो है एल्थ एम्थ और एंथ टर्म्स हैं ए पी की। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की है ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेकर आपकी एल्थ टर्म, एम्थ टर्म और एंथ टर्म से जो हमारे पास पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन आई थी वो यहाँ पर भी वही सेम होगी। मैं दोबारा नहीं लिख रही, मैं उन इक्वेशन को डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी अभी आपको बहुत डिटेल में सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। तो मैं इसको ही सामने रखूंगी। ए बी सी की इक्वेशन कौन कौन सी थी हमारे पास जो आई थी वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ए का नाम दे देंगे, ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जैसे पहले सवाल किया है। क्या करना है, हमने सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B and C in equation A. इक्वेशन A में A, B और C की जगह पे जो इक्वेशंस ये आई थी हमारी, A की ये वाली वैल्यू थी, B की ये थी और C की भी जो है मेरे पास ही रखी हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं A, B और C से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हियर। अच्छा, पेपर में जब आप सवाल करेंगे तो ऑफकोर्स ये वाले स्टेप जो है इस क्वेश्चन में दोबारा करेंगे, लेकिन मैं क्योंकि टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि मैं अभी अभी करके दिखाया है बिल्कुल, तो इसीलिए मैं इसको यहीं से यूटिलाइज कर रही हूँ। अच्छा, क्या है बाहर, एल है, एल को एज इट इज रखना है। अंदर क्या है, बी और सी की सब्ट्रैक्शन है, बी और सी की सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले लार्ज ब्रैकेट बनाते हैं, पहले बी की इक्वेशन लिखते हैं। बी की इक्वेशन देखें क्या है, बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये मैंने बी की वैल्यू लिखी है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, बी के बाद माइनस करवाना है किसको, सी की वैल्यू को। और देखें सी की वैल्यू, ये मैं तीसरी इक्वेशन थी हमारी सी की, ये रही तीसरी इक्वेशन। सी की क्या आई थी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आई थी। तो हम तीसरी सी की जो इक्वेशन है ए, अच्छा इसके लिए भी मैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लार्ज ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों किसकी वैल्यूज हो गई, बी की और सी की। अच्छा, एल जो है आपके साथ बी के साथ भी आएगा और एल जो है आपका सी के साथ भी आएगा, ये बात समझ में आ रही है। ये मैंने एल जब बाहर लिखा है तो मैं ऐसा करती हूँ, इधर कर्ली ब्रैकेट बना लेती हूँ, ये शो करने के लिए कि ये एल जो है इस पूरे ब्रैकेट का होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही आगे चलते हैं एम पर। अब ये जो एम है, एम जो है मैंने बाहर रखा, कर्ली ब्रैकेट में बना रही हूँ क्योंकि अंदर आएंगी सी की और ए की वैल्यूज, सी की और ए की वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं लार्ज ब्रैकेट में सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या आई, अभी अभी हमने लिखी थी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाली थी ना सी की इक्वेशन, इक्वेशन 3, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गई सी की वैल्यू। अच्छा, सी की वैल्यू हो गई। अब क्या है, माइनस ए की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू क्या है, ये रही देखें, ए की वैल्यू ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। तो हम लिख लेते हैं इसकी भी वैल्यू ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी। ये हो गया मेरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज क्योंकि एम वाली वैल्यू हो गई है पूरी। अब बारी है इस तीसरे की यानी कि एन की। तो अब एन लिखते हैं, दोबारा से कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि अंदर दो वैल्यूज आएंगी, एक ए की और एक बी की। तो पहले ए की वैल्यू लिखें दोबारा से, विच इज ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एल माइनस वन इंटू डी माइनस। और अब किसकी बारी है, अब बारी है बी की वैल्यू की। तो जनाब बी की क्या वैल्यू है, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, लार्ज ब्रैकेट भी क्लोज और कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया, इक्वल टू, और हमारे पास जो राइट साइड पे क्या है वो है 0। अब यानी कि ये सब हमें सिंप्लीफाई करके 0 के बराबर लाना है। तो चले सिंप्लीफाई करते हैं अब हम इसको। चलें जी, अब क्या करना है, अब हमने ये अंदर वाले ब्रैकेट्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनके दरमियान में बीच में माइनस लग गए तो इसको खोलेंगे। बाहर क्या है आपके पास, एल है, कर्ली ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए प्लस डी के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम डी, और डी मल्टीप्लाई होगा माइनस के वन से तो माइनस का डी आ जाएगा। अब ये माइनस की साइन के साथ इसको खोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ए हो जाएगा और माइनस प्लस ये भी माइनस का एन डी बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस का जो है डी बन गया। बात समझ में आ रही है। ये अभी एल वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जरा एम वाले ब्रैकेट पे भी काम करेंगे अब हम। तो पहले इसका ब्रैकेट खोलते हैं, ए प्लस डी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एन डी माइनस का डी, एन डी माइनस डी। और आगे देखते हैं, ये माइनस की साइन के साथ इसको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम माइनस का ए, माइनस का ए और माइनस का एल डी, माइनस एल डी माइनस माइनस प्लस का डी। ये हो गया एम वाला ब्रैकेट भी। अब बारी है एन वाले ब्रैकेट की तरफ फोकस करने की। तो एन वाले ब्रैकेट को देखते हैं, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ए प्लस मल्टीप्लीकेशन के साथ एल को डी से मल्टीप्लाई किया तो
क्या हो गया, एल डी माइनस और ये डी वन जा डी। तो ये हो गई इस वाली ब्रैकेट की बात। अब माइनस के साथ में इस ब्रैकेट को भी खोलें और साथ मल्टीप्लाई भी करवाएं डी के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए और माइनस का एम डी, माइनस का एम डी और माइनस माइनस प्लस का डी। तमाम ब्रैकेट खुल गए हैं, इक्वल टू राइट साइड पे है हमारे पास 0। अब देखें जरा क्या कुछ कैंसिलेशन हो रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आपको नजर आ रही होंगी, तो जरा इनको कैंसिल कर दें। माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस का ए और माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल हो गया। ये टर्म्स मेरे पास हो चुकी हैं कैंसिल। और अब आने वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं उनको मल्टीप्लाई करवा के ले आए। एल के साथ भी एल एम डी, ठीक है ना, एल मल्टीप्लाई करेगा एम डी के साथ तो एल एम और डी हो जाएगा। एल मल्टीप्लाई करेगा माइनस के एन डी के साथ तो माइनस का एल एन और डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये m है बाहर, m मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, एन डी के साथ, पॉजिटिव में है तो प्लस का m n और d आ गया। ऐसे ही m मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, माइनस के एल डी के साथ तो माइनस का m l और d आ गया। अब तीसरे ब्रैकेट को देखें, n है बाहर, n मल्टीप्लाई करेगा एल डी के साथ, पॉजिटिव साइन है तो n l और d तीनों आ गए। इसी तरह n जो है माइनस के एम डी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का m n और d आ गया इक्वल टू 0, राइट साइड पे है 0। चलें देखें क्या कैंसिलेशन हो रही है, पॉजिटिव का एल एम डी और नेगेटिव। ऐसे ही जो है आपके पास माइनस का एल एन डी और प्लस का एल एन और डी, ऐसे ही प्लस का एम एन डी और नेगेटिव एम एन डी, सब के सब यहाँ से वैनिश हो चुके हैं। दैट मीन्स 0 आ गया आपके पास लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। और इस तरह से आपने बहुत आसानी के साथ अपनी गिवन स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। पेपर में अगर ये सवाल आए तो वो तीनों इक्वेशन वाले स्टेप्स आपने करने हैं दोबारा से इसमें स्टार्टिंग में, और उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए ही किया है, मैं बार बार कह रही हूँ टाइम शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि मैं अभी पीछे सवाल में आपको यही समझा चुकी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स भी हो चुके हैं। अब मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में भी आता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है। इफ 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी, यानी ये कह रहा है ये तीन टर्म्स जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हैं तो शो करें, साबित करें कि b जो है 2ac/a+c के इक्वल आएगा। अब देखें अगर तीन टर्म्स AP में हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान क्या है कि डिफरेंस जो है टर्म्स के दरमियान में वो सेम होता है। यानी अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवाऊं तो उसका आंसर बराबर आना चाहिए थर्ड में से सेकंड टर्म के डिफरेंस के। ऐसा ही है, तो अगर ये तीन टर्म्स AP में हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है पहले मैं डिफरेंस कैलकुलेट करती हूँ कि पहला डिफरेंस जो है मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा रही हूँ, यानी कि 1/b माइनस 1/a। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को मैंने माइनस करवाया पहले डिफरेंस के लिए। आप चाहें तो एलसीएम यहाँ पर ले लें या बाद में ले लें, चलें यहीं पर ही ले लेते हैं। तो a और b दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। यहाँ पे b नहीं है तो a मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर इस वाली टर्म के पास जो है अच्छा पहली टर्म के पास देखें यहाँ पे a की कमी थी, a मल्टीप्लाई में चला गया, क्रॉस में भी आप कह सकते हैं इसको, और ये b मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये इसका एलसीएम हो गया। ये पहला डिफरेंस आया है। अगर हम इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का दूसरा डिफरेंस निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करवा के, यानी कि 1/c में से 1/b को माइनस करवा के, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी किया था। एलसीएम इसका भी निकाल लें, b और c दोनों एलसीएम में आएंगे। यहाँ पे b नहीं है, b मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ पे c नहीं है तो ऊपर c मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इफ दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एन AP, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये है तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन पता है कि जो उसके डिफरेंस होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि D1 और D2 दोनों बराबर होंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम D1 और D2 को इक्वेट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। अब देखें D1 की क्या वैल्यू थी उसको लिखें। D1 की क्या वैल्यू आई है, a माइनस बी अपॉन ए बी, तो a माइनस बी अपॉन ए बी, ये इक्वल किसके आएगा, D2 के, और D2 की क्या वैल्यू आई है, b माइनस सी अपॉन बी सी, b माइनस सी अपॉन बी सी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में कह रहा था वो क्या था, b निकाला था, b की वैल्यू फाइंड करनी है हमने कि क्या वो इसके बराबर आती है नहीं आती है, ये हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो हम भी b निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। देखें डिनोमिनेटर दोनों साइड से जो है b से b कैंसिल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो c जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा a माइनस बी के साथ, और ये वाला जो a है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा b माइनस सी के साथ। तो ये क्या बन गया, AC माइनस BC इक्वल टू AB माइनस AC। अच्छा,
क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की, तो हमारे पास जो बी वाली टर्म्स है ना उनको एक तरफ ले आए और जो बाकी के टर्म्स है उनको अलग कर लें। तो ये ए सी जो है हमारे पास यहाँ पर है, एक माइनस का ए सी है, इसको भी इधर ले आओ, प्लस का ए सी हो जाएगा। और यहाँ पर जो ए बी था, इस माइनस बी सी को इस तरफ ले आते हैं ताकि इसका बी निकाल सकें, हम दोनों का कॉमन ले सकें। तो ये पॉजिटिव का बी सी हो गया। एडिशन करवा लें, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ए सी और ए सी 2ac हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से हमें क्या लेना है, बी को कॉमन निकालना है क्योंकि हमें बी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। बी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, ए प्लस यहाँ पे सी, क्योंकि बी बाहर जा चुका है। बी की वैल्यू निकालनी थी ना, बी को यहीं रखते हैं, ए प्लस सी को कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। तो ए प्लस सी आ गया डिवाइड में इसकी तरफ। तो देखें यही चीज आपके क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए गिवन थी। देखें मैं क्वेश्चन वापस सामने रख रही हूँ, बी की वैल्यू क्या लेकर आनी थी, 2ac अपॉन ए प्लस सी, और ये हमारे पास आ चुकी है बी की वैल्यू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, तो इट्स डन। नाउ इसी पैटर्न का, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न का है क्वेश्चन नेक्स्ट आई एम राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे 9 था। क्या कह रहा है, इफ ये 3 टर्म्स कह रहे हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो शो करें कि ये a प्लस सी अपॉन ए माइनस बी बराबर आएगा a प्लस सी अपॉन सी माइनस ए के। अब वही बात, वही स्टेप यहाँ भी रिपीट होंगे कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है दूसरी और पहली टर्म का वो बराबर आना चाहिए तीसरी और दूसरी टर्म के डिफरेंस के। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे। यानी पहला डिफरेंस मैं निकाल रही हूँ सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा के, यानी कि 1 अपॉन बी प्लस सी में से माइनस करवा रही हूँ मैं 1 अपॉन ए प्लस बी को। बात समझ में आ रही है, दूसरी में से पहली टर्म क्या होगी, क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई। चाहे तो यहाँ पे एलसीएम भी ले लें इधर ही, दोनों के एलसीएम क्या आएंगे, ए प्लस बी और बी प्लस सी, दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएंगे एज इट इज। फिर जिसके पास जो ब्रैकेट नहीं है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। देखें बी प्लस सी कौन सा ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 1 के साथ, तो ए प्लस बी ही दे देगा माइनस। ऐसे ही इधर देखें कौन सा ब्रैकेट नहीं है, बी प्लस सी का नहीं है, तो बी प्लस सी इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है जनाब, ब्रैकेट खोलें, ए प्लस बी, बाहर माइनस की साइन है तो ये माइनस का बी और माइनस का ही सी हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, इनको फिलहाल एज इट इज रखते हैं, ए प्लस बी और बी प्लस सी। कैंसिलेशन प्लस बी की माइनस बी की हो गई, और ये आ रहा है जनाब ए माइनस सी अपॉन ए प्लस बी और बी प्लस सी। ये आ गया मेरा पहला डिफरेंस आ गया। मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं करवाई है, इसको बाद में देख लेंगे। चलें ऐसे ही अब दूसरा डिफरेंस भी निकालते हैं। दूसरा डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं आप, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को माइनस करवा के, यानी 1 डिवाइडेड बाय सी प्लस ए में से माइनस करवाऊंगी मैं दूसरी टर्म। दूसरी टर्म क्या है, 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन बी प्लस सी। इसका भी एलसीएम लेते हैं, दोनों के एलसीएम एज इट इज आएंगे, ऐसे ही है ना। क्या क्या है, सी प्लस ए है और बी प्लस सी है, तो सी प्लस ए और बी प्लस सी दोनों एलसीएम में आ गए। अब जिसके पास जो नहीं है वो टर्म ऊपर दे दे। देखें सी प्लस ए यहाँ पर है, क्या नहीं है, बी प्लस सी। बी प्लस सी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यही आ जाएगा बी प्लस सी। माइनस की साइन बना दी। ऐसे ही इधर देखें तो यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं है, सी प्लस ए की नहीं है, तो सी प्लस ए ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए और सी प्लस ए आ जाएगा। तो फाइनली ब्रैकेट्स खोलते हैं, बी प्लस सी माइनस का सी माइनस का ए अपॉन सी प्लस ए और बी प्लस सी। कैंसिलेशन किस चीज की हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव सी की हो रही है। बाकी आपके पास आया बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और बी प्लस सी, सी प्लस ए और बी प्लस सी। ये आ गए D1 और D2। अब वही कंडीशन है, अगर क्योंकि सवाल में बोला था कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, बराबर। तो हम लिखते हैं इफ गिवन सीक्वेंस, इफ गिवन सीक्वेंस इज AP, यानी अगर गिवन सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, देन D1 शुड बी इक्वल टू D2। D1 और D2 यानी कि डिफरेंसेस बराबर होने चाहिए। पहला डिफरेंस क्या आया था, यहाँ से लिखते हैं a माइनस सी अपॉन ए प्लस बी और बी प्लस सी के ब्रैकेट्स हैं, a प्लस बी और b प्लस सी आ गया। ठीक है, दूसरा देखें D2 क्या आया था, b माइनस ए अपॉन सी प्लस ए और b प्लस सी, लिख लिए दोनों। अच्छा अब देखें तो जरा
सिंप्लीफाई करना है। अब हमने सिंप्लीफाई करते हैं, कोई कैंसिलेशन हो रही है तो कर लें। एक ब्रैकेट मेरे ख्याल से कैंसिलेशन में आ रहा है, बी प्लस सी का ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और बाकी क्या बचा, a माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। अच्छा, प्रूफ जो करना था, अब जरा उसको सामने रखते हैं। जो प्रूफ करनी थी स्टेटमेंट वो क्या थी, इसके मुताबिक जो है हम थोड़ी बहुत जो भी शिफ्टिंग है वो कर लेंगे। क्या प्रूफ करना था, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब देखें इस टर्म को, अगर मैं ए प्लस सी मुझे ऊपर चाहिए ना, यहाँ पे ए माइनस सी आया है, तो इसको मैं वहां लेके जा सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई में। ये वहां चला जाएगा तो डेफिनेटली ये यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए माइनस बी आपको नीचे चाहिए। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं, लेट्स से आई एम राइटिंग सी प्लस ए में यहाँ लेके जा रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा रही हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो सी प्लस ए मेरे पास चला जाएगा, इसको मैं सामने रखती हूँ ताकि मैं इसके मुताबिक काम करूंगी। ये ऊपर चला गया, इसको मैं ए प्लस सी लिख रही हूँ, सी प्लस ए लिखूँ, बात एक ही है, ऐसा ही है ना, डिवाइडेड बाय। अच्छा, चेंजेस हो रही थी ना, सी प्लस ए यहाँ गया, बाकी बी माइनस, यहाँ पे क्या है, ए माइनस का बी है, क्या है, ए माइनस का बी है, हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है। तो ये वाली टर्म, लेकिन साइन चेंज हो गए, लेकिन लेकर तो आ जाए पहले, इस वाली टर्म को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये बन जाएगी बी माइनस ए, ये टर्म यहाँ पे आ गई है, ये टर्म ऑफकोर्स यहाँ पे जाएगी, ए प्लस बी बन जाएगी। और ऐसे ही इन दोनों ने जगह तब्दील की थी, यानी कि सी प्लस ए यहाँ चला गया तो ए माइनस सी नीचे आ जाएगा, ए माइनस सी नीचे आ गया। अब देखें क्या एग्जैक्ट बन गया है, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, जबकि ये क्या है, बी माइनस ए। हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, जब कॉमन यहाँ से लेंगे तो इधर से भी लेंगे, इधर देखें तो इधर भी ये सी माइनस ए है, और जबकि हमारे पास है ए माइनस सी, सिर्फ माइनस की साइन का डिफरेंस है, दोनों तरफ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये साइंस चेंज हो जाएंगी, बी माइनस ए की जगह अब ये क्या बन जाएगी, ए माइनस बी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, ए माइनस बी बन गई, क्योंकि मैंने इसका माइनस निकाला है। ऐसे ही राइट साइड से भी मैं जो है माइनस बाहर निकाल रही हूँ, तो ये भी बन जाएगा सी माइनस का ए माइनस सी था, माइनस बाहर निकाला, सी माइनस ए, साइंस चेंज हो गई जनाब। ये माइनस से माइनस हमारा हुआ कैंसिल, और ये आ गया जो हमें प्रूफ करके दिखाना था, ए प्लस सी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू आ गया ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए के, हेंस प्रूव्ड, राइट। सो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 एक वर्ड प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, डेली लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से गिरना शुरू हुआ। अच्छा, अब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले इनिशियली का ये रेस्ट में पड़ा हुआ अच्छा, रेस्ट से फॉल हुआ, ठीक है, यानी कि ये रेस्ट से गिरा, कितना, 12 मीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, यानी एक सेकेंड गुजरने के बाद जो है 1 सेकेंड का टाइम गुजरा, और अब ये ऑब्जेक्ट आ गया कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे आ गया, लेट्स से दिस इज 12 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया, ठीक है। यानी पहले रेस्ट में था, एक सेकंड गुजरने के बाद, यानी एक स्टेप के बाद ये 12 मीटर पे आ गया। अब ये बता रहे हैं दूसरे सेकंड में ये रहा, फर्स्ट सेकंड हो गया, उसके बाद 24 मीटर जो है सेकंड नेक्स्ट में आया है ये, ठीक है। 2 सेकंड गुजरे, यानी कि दूसरे सेकंड पे अब आके ये आ गया कितने, 24 मीटर पे। ऐसे ही जो है 36 मीटर ये गिरा आके कहाँ पे, थर्ड सेकंड में, यानी कि तीसरा सेकंड गुजरा जब, तो जनाब ये आ गया है 36 मीटर के डिस्टेंस पे आ गया ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, एंड सो ऑन। अब ये कह रहे हैं इस तरीके से ये चीज चलती जा रही है, पहले सेकंड में आपको बता दी वैल्यू, दूसरे सेकंड पे क्या है, तीसरे सेकंड पे क्या है। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस जो है ना सेम जा रहा है, 12 मीटर का डिफरेंस हो रहा है, ऐसा ही है ना, 12 मीटर का डिफरेंस है। अब ये कह रहा है बताएं कि 8वें सेकंड पे जाके, यानी 8th सेकंड पे जाके इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना जो है कवर्ड होगा 8वें सेकंड पे जाके। समझ में आ गई बात। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इससे हमारे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस जनरेट हो रही है। टर्म्स बिल्कुल जो बताई हूँ एक अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है, जैसे कि जिसकी पहली टर्म क्या है 12, और दूसरी टर्म क्या है 24 मीटर का डिस्टेंस था, तीसरा डिस्टेंस था 36 मीटर का, और ऐसे ही ये चलती जा रही है। क्लियर है जनाब। और हमें क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इसको 8th सेकंड पे इसके डिस्टेंस को, यानी कि A8 8वीं टर्म पे जाके हमने इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी पहली टर्म क्या है 12 है, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस माइनस करवा ले 24 में से 12 को, तो डायरेक्ट वैसे भी नजर आ रहा था 12 था। और हमें क्या फाइंड करनी थी यहाँ पे 8वीं टर्म, यानी कि
8 जो है हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, टी एन इज इक्वल टू या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ऐसा ही है ना, हमें 8वीं टर्म फाइंड करनी है तो हम एन की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम 8 रखेंगे। ए की क्या वैल्यू है 12 प्लस एन की जगह हमने क्या रखा है 8, क्योंकि हम 8वीं टर्म पे कैलकुलेट कर रहे हैं और डिफरेंस क्या है 12 का। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट वी गेट 12 प्लस 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, और 12 7 आपके पास आ गया 84। 84 प्लस जो है आपका 12 कितना आ गया, इट बिकम्स 96 मीटर्स। 96 जो है आपका आंसर आया। इसका मतलब ये है कि अब आप स्टेटमेंट में देंगे, क्योंकि ये 8वीं टर्म आपको पता चल गई है, तो मतलब इट विल फॉल ड्यूरिंग द 8 सेकेंड कितना मीटर्स पे गिरेगा ये 96 मीटर पे, ठीक है ना। it will fall at 96 meters during the 8th second, यानी कि 8वें सेकंड में, during the 8th second. So this is how we have done the question. ठीक है जी, वर्ड प्रॉब्लम है ये, वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन उसको एक सीक्वेंस में ही हमने इसको सॉल्व किया है, क्योंकि वो एक अर्थमेटिक सीक्वेंस ही है उसका असल में डेटा। तो क्वेश्चन 11 इज डन। नाउ आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 12। A man deposits rupees 13,000 in a bank. एक और एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। एक आदमी है जिसने जमा किए 13,000 रुपए एक बैंक में फर्स्ट मंथ में, ठीक है, पहली अटेम्प्ट में, यानी पहले महीने में उसने जो जमा किए वो 13,000 किए। अच्छा, इसके बाद बता रहे रुपीज 14,500 इन द सेकेंड मंथ, दूसरे महीने में जाके उसने 14,500 रुपीज जो है जमा करवाए बैंक में। इसके बाद अगले महीने जाता है तो 16,000 रुपए जमा करवाता है तीसरे महीने में। अब आप देखें डिफरेंस कैसे जा रहा है, 13,000 से 14,500, यानी कि 1,500 का डिफरेंस आया। ऐसे ही 14,500 के बाद तीसरे महीने में 16,000, यानी कि फिर से 1,500 रुपए ज्यादा जमा करवा, यानी डिफरेंस देख रहे हैं आप, सेम चल रहा है। तो ये पहचाने कि जनाब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही सवाल है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है। अब ये कह रहा है एंड सो ऑन, इस तरह से ये उसका जो डिपॉजिशन है वो चलता जा रहा है। अब कह रहे हैं फाइंड करें कि उसने कितना डिपॉजिट करवा दिया एट द एंड ऑफ अ ईयर। ईयर मतलब 12 महीने, 12 महीने पूरे होने के बाद उसने कितना टोटल जमा करवा दिया होगा बैंक के अंदर। तो ये चीज आपको फाइंड करके दिखानी है। तो सीक्वेंस कैसे बन रही है, टर्म्स अगर हम देखें तो पहले हमारे पास थी 13,000 वैल्यू, ठीक है, पहली वैल्यू क्या थी 13,000, इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या थी 14,500, इसके बाद तीसरी वैल्यू क्या थी 16,000, और इस तरह से ये सीक्वेंस की जो टर्म्स थी वो चलती जा रही थी। तो अगर आप देखें पहली टर्म क्या है 13,000, ठीक है, और डिफरेंस कितना आया है 16,000 में से हमने बाद वाली टर्म में से पहली टर्म को हमने माइनस करवा दिया, जो कि है 14,500। अच्छा, मैंने तीसरी में से दूसरी को माइनस करवाया, बात तो एक ही है। आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस निकालने के लिए कोई पाबंदी नहीं कि दूसरे में से पहले को माइनस करवाया जाए, आप तीसरे में से दूसरे को भी करवा सकते हैं, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो माइनस करवा के जनाब ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है कितने कितने रुपीस का, 1,500 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, अब डिफरेंस भी पता चल गया, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी 12वें महीने में जाके इसकी डिपॉजिशन कितनी होगी, यानी कि एन कितना हो गया है 12। तो हमें A12 जो है हमें फाइंड करना है 12वें महीने में। तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A12 एन की क्या वैल्यू है 12 है, ए की क्या वैल्यू है 13,000 प्लस एन की जगह हम लिखेंगे 12 माइनस वन इंटू डी, और डी कितना है 1,500 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब A12 क्या आता है, लेट्स सी, 13,000 सेम आएगा, 12 माइनस वन 11 हो गया, और 11 को जब हम 1,500 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वी आर गेटिंग 16,500। 16,500 में हमने प्लस कर लिया 13,000 को, तो वी आर गेटिंग 29,500। इसका मतलब ये हुआ कि एक साल पूरा होने के बाद 12वें महीने में, यानी एट द एंड ऑफ अ ईयर, उसकी जो डिपॉजिशन होगी टोटल बैंक के अंदर वो कितनी होगी 29,500 रुपए। तो हाँ, अच्छा, सवाल जब आपका वर्ड प्रॉब्लम में होना तो आपने एक आखिर में स्टेटमेंट आंसर की जरूर देनी होती है। तो हम लिखते हैं ही deposited 29,500 rupees at the end of a year, at the end of a year।
ऑलराइट जी, बहुत 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 मेहनत और मोटिवेशन चाहिए होती है एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, रिकॉर्ड करने में, और काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट, इस एक्सरसाइज की जो है लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। ओके जी, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है? अ बॉय सेव ₹200 एट द एंड ऑफ अ फर्स्ट वीक। एक लड़का है जो हफ्ते के आखिर में 200 रुपीज जो है सेव करता है, ठीक है। तो ये आ गई इसकी 200 रुपीज की सेविंग। इसके बाद क्या कह रहे हैं? एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर ₹25 वीकली। और हर हफ्ते उसकी सेविंग 25 रुपए ज्यादा होती जा रही है। यानी अगर आप पहले हफ्ते में उसने 200 सेव किया, तो नेक्स्ट हफ्ते में वो कितना करेगा? 225 करेगा। इसके बाद 25 और इसमें मिला दें तो 250 करेगा। उसके बाद और 25 मिला दें तो 275 करेगा, एंड गोज ऑन। ठीक है, इस तरह से ये इसकी जो समझ लें आप सेविंग है वो बढ़ती जा रही है 25 रुपए के डिफरेंस से। समझ में आ रही है बात? हमें फाइंड करना है कितने हफ्तों के बाद, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स, उसकी जो सेविंग्स हैं, वीकली सेविंग्स हैं, वो 2000 हो जाएंगी। यानी इस सीक्वेंस को अगर हम कंटिन्यू रखें तो 2000 कौन से नंबर पे आएगा, कौन से हफ्ते में जाके उसकी 2000 अमाउंट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो क्या है? 200 है, ठीक है। और जो डिफरेंस है क्वेश्चन में ही बता दिया था, डायरेक्ट 25 रुपीज का डिफरेंस था, और अगर आप माइनस करवा लें तो भी वो जो है 25 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास nth टर्म है 2000, ठीक है ना, अमाउंट बताया हुआ है ना हमें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से नंबर पे जाके, कौन से वीक में जाके आएगा, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन क्या है? अमाउंट कितना दिया है हमें? 2000 का अमाउंट दिया हुआ है। ए की क्या वैल्यू है? 200 प्लस एन माइनस वन इंटू, और डी की क्या वैल्यू है? 25। तो 2000 यहीं पर रखेंगे, 200 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके, बाकी 25 को n माइनस वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25n, और माइनस का 25 अंदर 25 आ जाएगा। 2000 में से 200 जब हमने माइनस किए तो हमारे पास कितने पैसे अमाउंट बचा? वो बचा 1800 का। 1800 और ये जो माइनस का 25 है इसको भी इस तरफ ले जाते हैं तो प्लस का 25 हो जाएगा। बाकी का रिमेनिंग यहाँ पे रहा 25n। तो ये प्लस करवा के 1825 रुपीज हो चुके हैं, इक्वल टू 25n। और जब n फाइंड करना है तो यू नो के 25 जो है इसके डिवाइड में जाएगा। सो 1825 को मैं डिवाइड करवा रही हूँ 25 से, वी आर गेटिंग 73। इसका मतलब है 73 वीक्स के बाद जाके जो है उसकी सेविंग्स बनेंगी कितनी? 2000 रुपीज की। तो स्टेटमेंट लिखते हैं हम कि आफ्टर 73 वीक्स, क्वेश्चन में से ही जो है स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जो लास्ट का स्टेटमेंट होता है, आफ्टर 73 वीक्स हिज सेविंग्स विल बी रुपीज 2000। ठीक है जनाब, सो इट्स ऑल्सो डन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। तमाम क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में सब के सब कवर करवा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं और अब हमें ज़्यादा स्पीड से जो है काम करने की ज़रूरत है। चलें जनाब, अब जो है मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें और अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।